मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज वीकली करंट अफेयर्स का हमारा सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने नेशनल देखा था, नेशनल न्यूज़ जो थी हमारी, राष्ट्रीय न्यूज़। आज हम अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय में हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, नासा ने अपने आर्टेमिस सेकेंड मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच को चयन किया है। तो क्रिस्टिना कोच का चयन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज इसे रट लीजिएगा। तो नासा का मिशन है आर्टेमिस सेकेंड, इसका मतलब आर्टेमिस फर्स्ट भी आया होगा। और ये किससे रिलेटेड है ये भी जानिएगा, चंद्र अन्वेषण। चंद्र अन्वेषण ये 2024 तक लॉन्च होगा, और इससे पहले जो आया था आर्टेमिस फर्स्ट, वो आ चुका है 2022 में। ठीक है, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टिना कोच, इनका चयन हुआ है, नासा ने किया है आर्टेमिस सेकेंड के लिए। इसमें चंद्रमा का फ्लाई बॉय और पृथ्वी पर वापस 10 दिन की यात्रा भी शामिल होगी। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारना। ठीक है, नासा के संस्थापक कल भी बताया था, आज भी मैं बताती हूँ, वाइट डी आइजनहावर, स्थापना 29 जुलाई 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और प्लीज क्रिस्टिना कोच का नाम जरूर याद रखिएगा, पहली महिला अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरी न्यूज पे आते हैं हम लोग। बहरीन की सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित, ये निवेश को प्रोत्साहित, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित और नौकरियों को सृजन करने के लिए गोल्डन लाइसेंस नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो सिंपल आ सकता है कि ये गोल्डन लाइसेंस है, ये किसकी पहल है? तो आपको याद होना चाहिए बहरीन की है। ठीक है, क्या है ये गोल्डन लाइसेंस? तो इस नाम से अभी बताया इन्होंने कि निवेश को प्रोत्साहन देगा और नौकरियों का सृजन भी करेगा। इस गोल्डन लाइसेंस, ये लाइसेंस है तो इसकी पात्रता भी होगी, देखते हैं क्या पात्रता है। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश वाली कंपनियां और बहरीन में 500 से अधिक नौकरियां सृजित करने वाली कंपनियां लाइसेंस के पात्र होंगी। ज्यादा डीप जाएंगे तो ये, अदरवाइज आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि गोल्डन लाइसेंस किसकी पहल है? बहरीन की है। ठीक है, और इसके जो पात्रता है जिसको मिलेगी, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश वाली कंपनियां या बहरीन में 500 से अधिक नौकरियां सृजन करने वाली कंपनियां इसकी पात्र होंगी। राजधानी क्या है? मनामा है, और बहरीन दिनार है ना, बहरीन दिनार क्या है? इसकी करेंसी है। ठीक है, और इसका राजधानी क्या है? मनामा है। चलिए, बहरीन फारस की खाड़ी पर स्थित, और इसमें 50 प्राकृतिक और 33 कृत्रिम, आर्टिफिशियल कितने हैं? 33 और 50 प्राकृतिक द्वीप है, और एक छोटा द्वीप समूह है। ये मतलब ये आइलैंड का ग्रुप भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो हो गया बहरीन फारस की खाड़ी पर स्थित है, इसमें 50 प्राकृतिक द्वीपों और इसके अतिरिक्त 33 कृत्रिम द्वीपों से बना एक छोटा सा द्वीप समूह है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में इजराइल के पूर्व दूत, अब भारत में जो इजराइल के पहले दूत थे, क्या नाम है उनका? रॉन मल्का। ये जो रॉन मल्का है, ये कौन है? इजराइल के पूर्व दूत हैं भारत में। तो इनको हाइफा पोर्ट कंपनी है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाइफा पोर्ट नामक एक कंपनी है जिसमें रॉन मल्का को क्या किया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाइफा पोर्ट का मालिक कौन है? अदानी ग्रुप है। शिपिंग कंटेनर के मामले में यह इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, शिपिंग कंटेनर के मामले में इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अडानी समूह ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में इस बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया। तो ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पहला कौन सा है आप जरूर देखना, पहला कौन सा है आपको पता होना चाहिए। आप एक बार सर्च करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका आंसर दूंगी, लेकिन खुद से भी थोड़ी सी कोशिश करिए। अडानी समूह ने इसको आधिकारिक तौर पर कब अधिग्रहण किया? जनवरी 2023 में। ठीक है, तो इसके मालिक अभी अडानी समूह है, और रॉन मल्का जी इनके कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, हाइफा।
हाइफा पोर्ट कंपनी। नेक्स्ट पे आते हैं, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन इसमें से आता ही है इस टाइप का। तो वाइस एडमिरल है, क्या नाम है उनका, संजय जसजीत सिंह। इन्होंने नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख, तो जसजीत सिंह का नाम याद रखिएगा, संजय जसजीत सिंह, ठीक है, वाइस एडमिरल। अच्छा, इन्होंने एस.एन. घोरमाड़े का स्थान लिया है। तो इससे पहले कौन थे, एस.एन. घोरमाड़े थे। अच्छा, फर्स्ट भी पता होना चाहिए हमें, नौसेना स्टाफ के पहले उप प्रमुख कौन थे, सुरेंद्र नाथ कोहली, ठीक है, सुरेंद्र नाथ कोहली। तो कैसे याद करें, अगर हम लोग कोई दिल पे मत लेना, मैं जस्ट मजाक में पढ़ा रही हूँ, ये जो ट्रिक है, सुरेंद्र को सुंदर से कर लीजिए, घोरमाड़े तो घोड़े को यहाँ पे समझ लीजिए, घोरमाड़े यानी घोड़ा, और यहाँ पे कर लीजिए जीत, जसजीत में जीत, तो सुंदर घोड़ा जीता, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नौसेना का सुंदर घोड़ा जीता। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट कौन थे, सुरेंद्र, अभी जसजीत तो है, उससे पहले कौन से थे, घोरमाड़े थे, तो ये तीनों याद हो जाएगा। चलिए, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों में एक वैधानिक पद है जो आमतौर पर 3 सितारा वाइस एडमिरल द्वारा आयोजित किया जाता है। फिलहाल आपको वो तीनों नाम याद होना चाहिए, सुंदर घोड़ा क्या हुआ, जीता, ठीक है। अभी कौन है, संजय जसजीत, फर्स्ट कौन थे, सुरेंद्र, एंड इससे पहले कौन से थे, क्या नाम है, घोरमाड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आता है। अच्छा, एक और चीज, वाइस चीफ नौसेना स्टाफ के प्रमुख का डिप्टी होता है और भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, फ्रांस ने वार्षिक बेस्टिल डे परेड अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी गए, लेकिन ये बेस्टिल डे परेड क्या है, ये फ्रांस का है, पहली बात। तो ये जो बेस्टिल दिवस, जिसे फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर ये पूछे कि न्यूज़ में रहा जो बेस्टिल दिवस है वो किससे संबंधित है, फ्रांस का है, इसे और किस नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के नाम से। प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को, इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई, ठीक है, ये मनाया जाता है। यह दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है, एक्चुअल में 1789 में बेस्टिल किले के तूफान की याद दिलाता है। तो बेस्टिल किले के तूफान की याद में इसे हर साल कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में। बेस्टिल दिवस फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस भी इसे बोलते हैं। जरा कोई मुझे बताना कमेंट बॉक्स में 1789 जो ईस्वी है वो और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार बताना। इससे पहले मनमोहन सिंह को 2009 में बेस्टिल डे परेड अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अभी मोदी जी, इससे पहले मनमोहन जी को बुलाया गया था, ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम अपनी। इजराइल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया ओफेक 13 जासूसी उपग्रह। तो वन लाइनर में अगर पूछे तो ये जो ओफेक 13 है ये क्या है, एक जासूसी उपग्रह है, किसका है, इजराइल का है। पैमाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से शेविक लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो ये पैमाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट में सेविट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। ओफेक 13 किसका है, इजराइल का है। ओफेक 13 जासूसी उपग्रह, ठीक है, इजराइल। इस उपग्रह का निर्माण राज्य के स्वामित्व कौन सा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा किया गया है। तो ये इसका निर्माण, तो ये भी पूछ सकता है किसने किया है, राज्य के स्वामित्व वाली है, क्या नाम है उसका, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, आपको पता है, बहुत धार्मिक स्थान है यहूदियों के लिए, इस्लाम के लिए और ईसाई, ठीक है, ये तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यरूशलेम। हालांकि यह एक विवादित मुद्दा है क्योंकि यहाँ चल रहे राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण कुछ देश इसे आधिकारिक राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। ये नहीं, आप न्यूज़ पे आइए कि किसका है, इजराइल का है। इजराइल का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र कौन सा है, तेल अवीव। तो ये तेल अवीव क्या है, आर्थिक केंद्र और बड़ा शहर भी किसका, इजराइल का। तो इजराइल का सबसे बड़ा केंद्र और आर्थिक ये कौन सा है, तेल अवीव, ठीक है। अगली बात आते हैं, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजरायली न्यू शेकेल, इजरायली न्यू
शेकेल। ये क्या है? इजराइल की करेंसी है। चलिए आगे आते हैं अगली न्यूज पर। भारत को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है, यूएनएससी। ठीक है, अब इसे आप उससे मत कर लीजिएगा, यूएनएससी शॉर्ट में दिया रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो नहीं है ये, यूएनएससी स्टैटिक्स से रिलेटेड। चलिए, यूएनएससी वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। तो वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली जो होती है उसका क्या है? सर्वोच्च निकाय है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक का एक कार्यक्रम है। ठीक है, किसका? इकोसोक, एक कार्यात्मक आयोग है, कार्यात्मक आयोग है। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक का एक कार्यात्मक आयोग है। क्या? यूएनएससी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। तो भारत को इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग को के लिए किसको चुना गया? भारत को। कितने पीरियड के लिए? 4 इयर्स के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए। कार्यात्मक आयोग किसका है? इकोसोक का है। आयोग में 24 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट है, टोटल 24 सदस्य देश हैं जिन्हें इकोसोक द्वारा 4 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। तो हमारा इंडिया को 4 साल के लिए चुना गया है। इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 24 होते हैं, सदस्य देश होते हैं। इकोसोक द्वारा उन्हें 4 साल के लिए चुना जाता है। तो यूएनएससी इंडिया इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, यूनाइटेड नेशन का नाम कहीं भी आता है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का नाम। अच्छा, प्रजनन केंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? ये देख रहे हो, विश्व का पहला है एशियाई राजा गिद्ध। एशियाई राजा गिद्ध कई प्रकार के होते हैं। ये कौन सा है? वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड इन यूपी। ठीक है, चलिए, केंद्र का नाम क्या है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जेसीबीसी। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। विश्व का पहला है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र का नाम क्या है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जेसीबीसी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? किस लिए उद्देश्य? नाम ही है, संरक्षण और प्रजनन, यानी राजा गिद्धों को क्या करें? कैद में रखना और एक स्थायी आबादी बनाए रखने के लिए उन्हें जंगल में फिर छोड़ देना। ठीक है, ओके। याद कैसे करें? बताती हूँ कैसे याद करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? महाराजगंज। कहाँ? उत्तर प्रदेश का ना पूर्वी जिला है। तो ये जो महाराजगंज है, महाराजगंज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? महाराज, और यहाँ पे क्या है? राजा। ठीक है कि नहीं? तो याद रखना, महाराजगंज के राजा कौन है? जटायु गिद्ध। ऐसे कुछ कर लो, जटायु गिद्ध, ऐसे कुछ याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए है ये। विश्व का पहला है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। चलिए अगली बात करते हैं। 15 साल की। अच्छा, इसकी अवधि कितनी है? 15 साल। ठीक है, तो याद कर लो, महाराजगंज के राजा 15 साल के लिए बने हैं। क्या नाम है उनका? जटायु गिद्ध। ऐसे कुछ याद कर लो दिमाग में। ठीक है, जिसका लक्ष्य कम से कम 40 गिद्धों को पालना है। तो कम से कम इसका जो टाइम पीरियड है कितना है? 40 गिद्धों को पालना है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, और इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कौन सी है? आई थिंक रिपीट हो गई है, बट कोई नहीं। भारत 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया। 20 साल पहले 2004 में भारत को इस आयोग का सदस्य चुना गया था। ठीक है, वही दोबारा से रिपीट हुई है। वहाँ पे हमने ये नहीं देखा था 2004 में, तो 20 साल पहले 2004 में भारत को इसका सदस्य चुना गया था। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1947 में स्थापित और वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली की शीर्ष इकाई है ये। अध्यक्ष इसके कौन है? शिगेरू कावासाकी। ठीक है, यूएनएससी के जो अध्यक्ष कौन है? शिगेरू कावासाकी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पहला एकीकृत चेक पोस्ट, एकीकृत चेक पोस्ट पहला है ना, इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना पता होना चाहिए हमें। चलिए, कहाँ पे है ये चेक पोस्ट? भारत भूटान सीमा के साथ, जो जयगांव के पास होगा। तो भारत भूटान सीमा के साथ
जयगांव है वो उसके पास होगा ये। भूटान और भारत ने 1949 में मित्रता की संधि ली थी, ठीक है। तो इन दोनों की जो फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी वो कब थी? 1949 में हस्ताक्षर हुआ था उस पर, जिससे भारत को भूटान के विदेशी मामले को संभालने की अनुमति है। जो वहाँ का जो जितना भी मतलब विदेशी मामला होगा वो भारत संभाल सकता है। ये अनुमति कब मिली थी? 1949 में, जो इनकी मित्रता की संधि हुई थी। भूटान की राजधानी म्यांमार है। भूटानी गलट्रम जो है इसका करेंसी है, ठीक है। भूटान की राजधानी म्यांमार है और मुद्रा क्या है? भूटानी गलट्रम। अगली बात आते हैं, तो ये पहला एकीकृत चेक पोस्ट हो गया भारत भूटान सीमा के साथ जयगांव के पास। और जो ट्रीटी है इनकी कौन सी फ्रेंडशिप की, वो कब है? 1949। हाँ, अगली बात आइए, एप्पल इंक का पहला भारत स्टोर कहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है? एप्पल, ये लिखा हुआ है इंक, ठीक है। भारत का पहला भारत स्टोर, एप्पल इंक का पहला भारत स्टोर स्थित है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, मुंबई में। अब इसे याद कैसे करेंगे? ओके, बताती हूँ। आप ये जो जियो किसकी है? अंबानी की है। अंबानी कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, है ना। और मुंबई में क्या नाम है? एक मॉल है वर्ल्ड ड्राइव मॉल, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। तो जियो शब्द से ही याद रखना, मुंबई में होगा। वहाँ पर क्या हुआ है? एप्पल इंक, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर लो कि एप्पल का जो शोरूम है वहाँ पर है, मुंबई में है, या फिर एप्पल खाने के लिए मुंबई गए थे, एक मॉल है जियो वर्ल्ड मॉल, ठीक है। कुछ भी दिमाग में लेके याद कर लो, बस याद करने के ऊपर है। एप्पल इंक का पहला भारत स्टोर कहाँ पे है? स्थित है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, मुंबई। तो जियो के मालिक वहीं रहते मुंबई में, है ना। तो एप्पल खाने के लिए वहाँ पे गए, ऐसा कुछ याद कर लो, दिमाग में बना लो। मुख्यालय कहाँ है इसका एप्पल इंक का? क्यूपर्टिनो, कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएसए। क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, ठीक है, यूएसए। स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1976 और इसके जो सह संस्थापक है कौन है? स्टीव जॉब्स है, स्टीव वेंजियाक है और रोनाल्ड वेन है, ठीक है। जॉब्स, वेंजियाक एंड रोनाल्ड जेवियर। एक शब्द को थोड़ा सा याद रखोगे दिमाग में तो चीज़ें एग्जाम हॉल में जरूर माइंड में क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तरीके को बदलो पढ़ने का। एप्पल खाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? मुंबई के जियो मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है? मुख्य रूप से कैलिफोर्निया से मंगाया गया है और वहाँ पे साथ ही साथ क्या करेंगे? कोई जॉब भी कर लेंगे, ठीक है। वी से वेल्ले बैठे रहते हैं, वेंजियाक, ठीक है। और रोनाल्ड को कैसे याद करेंगे? नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। कुछ भी करके याद कर लो। चलो इतना ट्रिक बता रही हूँ, दिमाग में जरूर रहेगा बेटा। अब आते हैं पुरस्कार पे। पुरस्कार पे आते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्या है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन द्वारा किरण नादर को सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इतना बड़ा अवार्ड का नाम है, कैसे याद कर सकते हैं? क्या नाम है इनका? किरण नादर। और भारत में फ्रांसीसी राजदूत क्या नाम है? इमैनुअल लेनिन। तो इमैनुअल लेनिन द्वारा क्या दिया गया? तो लेनिन के द्वारा, लेनिन याद रखना, किरण नादर को क्या दिया गया है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सीधा पूछ सकता है ये कहाँ का है सम्मान? फ्रांस का है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन। किसको दिया गया है? किरण नादर को दिया गया है। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट के चेयरपर्सन है। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट के क्या है? चेयरपर्सन है, ठीक है। 2022 में KNMA ने अलकानजी फाउंडेशन और भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अलकानजी फाउंडेशन और फ्रेंच इंस्टीट्यूट, भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कन्वर्स बनाया, जो भारत में अब तक दिखाई गई फ्रांसीसी फोटोग्राफरों की मूल तस्वीरों से सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना कब हुई थी? ये थोड़ा सा याद रखिए, 1802 में। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है फ्रैंक या यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। किरण नादर को दिया गया है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, 1802 में की थी। और किरण नादर को मिला है, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट के चेयरपर्सन है। ठीक है, कैसे याद करें देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है इनके नाम में? किरण। किसमें किरण होता है? जिसमें नूर होता है। तो इस अवार्ड के नाम में आया है, क्या नाम है? डी वो नूर, नूर आया है ना शब्द, तो ये नूर यहाँ पे हो गया किरण। तो ये शब्द को थोड़ा सा ना रिलेट करिएगा, ठीक है? किसने दिया है? लेनिन ने। अब इन दोनों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। ये मैक्रोन ने नहीं किया, लेनिन। ठीक है, फ्रांसीसी सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज है मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार। किसको दिया गया है मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार? विजेता है नीलेश भगवान सांबरे, जिन्हें अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। जीजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन या संस्था के संस्थापक है। तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है नीलेश भगवान सांबरे को। ठीक है, जीजाऊ संस्था पिछले 14 वर्षों से क्या काम? स्वयं अर्जन कर रही है और इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि प्रदान कर रही है। स्वाभाविक है, मिलना ही चाहिए था। ये नाम कैसे याद रखेंगे? अच्छा, मराठा जो थे सबसे लड़ाकू माना जाता है ना इनसे, मतलब आप जानते हो, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री मराठा के बारे में, है ना? तो ऐसे कर लेना मराठा। तो शिवाजी को कुछ लोग कह रहे हैं भगवान है, तो ऐसे कर लो मराठा कौन थे? शिवाजी। तो वो कौन है? भगवान है। अब भगवान है और भगवान को थोड़ा सा आप देखोगे साउथ में जाओगे तो क्या? अप्पा, अप्पा। ठीक है, तो इनको भगवान क्यों बोले? उन्होंने भगवान जैसा काम कर दिया तो लोग अप्पा अप्पा कहने लगे। और जी जान से अगर कोई भी एजुकेशन या सोशल वर्क करेगा, एजुकेशन लाइन में या सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा कर रहा है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको लोग भगवान की तरह पूजने ही लगते हैं, है ना? तो जीजाऊ संस्था है, जी जान से लगी हुई, ऐसे याद कर लो। 14 वर्षों से स्वयं अर्जन कर रही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि प्रदान कर रही है। ठीक है, स्वयं अर्जन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि प्रदान कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट है। मराठा जैसे ही दिमाग में आएगा ये जरूर याद आ जाएगा आपको, भगवान सांबरे का नाम। मैंने बोला था मराठाओं को लोग भगवान मान रहे हैं, उसे अप्पा भी बोलते हैं, और जी जान से लगी हुई है जीजाऊ एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली है सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सांख्यिकी के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांख्यिकी के नोबेल स्टेटमेंट में अगर ये दे दे कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, फिर नीचे अगर ऑप्शन में रहे कि इसे नोबेल पुरस्कार क्या कहते हैं, सांख्यिकी के नोबेल पुरस्कार से भी जानते हैं, इसके विजेता भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद और कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव हैं। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट, उसमें से कुछ जो आपको नहीं पता होगा वो आ जाए, अलग स्टेटमेंट आ जाए, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डीप पढ़ाई करो क्योंकि कंपटीशन हर दिन टफ होता जा रहा है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसे, भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद है, क्या नाम है उसका? कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन। कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन है। ये जो कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन, इनको क्या दिया गया? संख्या तो हम बताते हैं, कैसे याद करना है आपको। अच्छा, ये कब दिया जाता है? हर 2 साल में एक बार सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया था। 2016 में किसी ने बोला कि आप लोग एक काम करो, आपका कल्याण होगा, कल्याणपुड़ी आपका कल्याण होगा, राधा कृष्ण का नाम 2016 टाइम्स लिया करो, तुम दिन में 2 बार। तो हमने बोला नहीं, हम साल में 2 बार, 2 साल में मतलब 1 बार लेंगे नाम। क्या बोला? 2 साल में हम केवल 1 बार नाम लेंगे। किसका? राधा कृष्ण का। ठीक है, और हमें संख्याएं मत बताओ। तो सांख्यिकी संख्या हो गया, कल्याणपुड़ी यानी कल्याण होगा, राधा कृष्ण का नाम लेने से 2016 नहीं, हम 2 साल में सिर्फ 1 बार नाम लेंगे। ऐसे कुछ दिमाग में प्लीज़ इमेज बना लीजिए और जो आपको अच्छा लगे। अगर ऐसे याद हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास का पुरस्कार भारत बायोटेक ने जीता है। भारत बायोटेक बहुत सुर्खियों में थी, आप जानते हो, भारत बायोटेक। ठीक है, तो वैक्सीन का नाम आया है तो दिमाग में एक भारत बायोटेक ने जीता है, याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और प्रक्रिया विकास पुरस्कार वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता
VIE, ठीक है, पुरस्कारों का एक हिस्सा है। तो पुरस्कार वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता VIE पुरस्कारों का एक हिस्सा है। VIE पुरस्कारों की सूची में भारत बायोटेक एकमात्र भारतीय कंपनी है। इंपॉर्टेंट, VIE पुरस्कारों की सूची में भारत बायोटेक एकमात्र भारतीय कंपनी है, रट लीजिए इसे। पहली बार भारत की एकमात्र है जिसने ये पुरस्कार जीता है। भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INCOVAC का दुनिया का पहला उत्पादक है। इनका नाम रट लीजिए, भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन और INCOVAC का दुनिया का पहला उत्पादक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल अवार्ड पोलैंड का सर्वोच्च है। अब ये पोलैंड का है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान। वहाँ पे हमने क्या देखा था, फ्रांस का था, है ना। ये कहाँ का है, पोलैंड का। विजेता कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। तो ज़ेलेंस्की याद रखना, ज़ेलेंस्की को क्या मिला, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये सम्मान कहाँ का है, ईगल अवार्ड पोलैंड का है। मिला किसे, यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है, ज़ेलेंस्की को। यह सबसे प्रतिष्ठित ध्रुवों और विदेशों के सर्वोच्च रैंकिंग वाले प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाता है। यह सबसे प्रतिष्ठित ध्रुवों और विदेशों की सर्वोच्च रैंकिंग, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल अवार्ड मिला है किसे, ये अवार्ड कहाँ का है, पोलैंड का है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है, ज़ेलेंस्की को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। स्लीनेक्स 2023 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण, ठीक है। तो स्लीनेक्स का कौन सा संस्करण है, 10वां। तो SL श्रीलंका हो गया, श्रीलंका और इंडिया, है ना, श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। स्लीनेक्स आयोजित कोलंबो। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया किसने, INS किल्टन, INS सावित्री। बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्लीनेक्स का जो समुद्री अभ्यास हुआ है 10वां संस्करण, उसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है, किल्टन और सावित्री ने, किल्टन और सावित्री ने किया। स्लीनेक्स पहली बार आयोजित कब किया गया था, 2005 में। तो पहला याद रखोगे 2005 में। अभी कब हुआ है, अभी जो हुआ है वो क्या है, 10वां संस्करण है स्लीनेक्स का। और प्रतिनिधित्व किसने किया है, किल्टन और सावित्री ने। KS याद रखना, किल्टन सावित्री, ठीक है। अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। तो स्लीनेक्स एक तो ये याद रखोगे किसके बीच है, नाम से ही पता है, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में है, आयोजित कोलंबो में हुआ है। के और क्या याद कर रहा है मैंने, सावित्री। KS ने उसमें क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। अब KS से कुछ और नाम दे दे तो वो नहीं, इतना दिमाग में जरूर आपके क्लिक करना चाहिए। K मतलब किल्टन और S मतलब सावित्री, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगली न्यूज है हमारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास X कवच। क्या है, X कवच। संयुक्त सैन्य अभ्यास X कवच क्या है, संचालन अंडमान और निकोबार कमान। संचालन किसने किया, अंडमान और निकोबार कमान। शामिल संपत्ति सेना कौन सी है, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, ठीक है। अभ्यास कवच को संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संचालित किया जाता है। तो ये क्या करेगा, संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। संयुक्त सैन्य अभ्यास X कवच, अंडमान और निकोबार कमान, ठीक है, ये याद रखिएगा। संचालन जो हुआ और शामिल कौन है, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कोप इंडिया 23। कोप इंडिया 23 क्या है, ये भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और संयुक्त राज्य वायु सेना USAF के बीच हवाई अभ्यास है। तो कोप इंडिया पूछेगा सबसे पहले कि किसके बीच है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायु सेना, इन दोनों के बीच हवाई अभ्यास है। पहली बात ये पता होना चाहिए। अगली बात, आयोजित आयोजित हुआ है कहाँ पे, वायुसेना स्टेशन
अर्जन सिंह, पानागढ़, क्लाईकुंडा और आगरा। ठीक है, वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह, कहाँ पे, पानागढ़, और दूसरा क्लाईकुंडा और आगरा। 2004 में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी कोप इंडिया की 2004 में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के तौर पर। अभी जो इसका हुआ है कहाँ पे, वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह। ठीक है, भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच हवाई अभ्यास है। इतनी बात कोप इंडिया के, ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको कि ये वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच में हुआ, ये पता होना चाहिए। और 2004 में इसको एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के तौर पर शुरू किया गया था। तो ये हो गया कोप। ठीक है, अब आ जाओ अगली न्यूज, साझेदारी में क्या देख रहे हैं हम लोग, साझेदारी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने एयरटेल के सहयोग से नई दिल्ली में IPPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। व्हाट्सएप बैंकिंग किसने शुरू की है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, किसके सहयोग से किया है, एयरटेल के सहयोग से किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, न्यू दिल्ली। इसमें डोर स्टेप सेवा अनुरोध, निकटतम डाकघर का पता लगाना और बहुत कुछ शामिल है। ठीक है, डोर स्टेप सेवा अनुरोध, निकटतम डाकघर का पता लगाना इत्यादि शामिल होगा। IPPB का मुख्यालय न्यू दिल्ली, भारत। CEO इसके कौन है, जे वेंकट रामू। तो इसका CEO पता होना चाहिए, जे वेंकट रामू है। और ये क्या है, निकटतम डाकघर का पता लगाना हो या डोर स्टेप सेवा अनुरोध, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। किसके सहयोग से किया गया है, एयरटेल के सहयोग से किया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात, कैसे याद करोगे इसे, पोस्ट पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक है, वहाँ पे कौन है जो बैठे हुए हैं बैंक में, उनका नाम है रामू। ठीक है, कहाँ पे, ये बैंक कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, एयरटेल याद रख लेना यार, या टेल उनसे बात करने जाना है, ऐसे कुछ कर लो। अब आपके ऊपर है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक लेके चला करिए, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर दिमाग एक पढ़ेंगे दूसरा निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। चलिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल के सहयोग से नई दिल्ली में IPP ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर दिया है। अब आ जाइए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने। ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो FTII और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप कार्यक्रम और नौकरी के अवसर पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो FTII, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों के लिए क्या करेगा, छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप कार्यक्रम, नौकरी के लिए अवसर भी प्रदान करवाएगा। तो सूचना प्रसारण और अमेजन इंडिया ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, एग्रीमेंट पर साइन किया। चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, और इसके आगे देख लीजिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पुरस्कार विजेता फिल्में और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण संधियों के हिस्से के रूप में निर्मित फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा बोर्ड पर होंगी। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पुरस्कार विजेता जिसको ये पुरस्कार मिलेगा, ऐसी फिल्में और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण संधियों के हिस्से के रूप में निर्मित जो फिल्में होंगी वो अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा बोर्ड पर होंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी फ़ोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है पिन कोड। ये पिन कोड क्या है, ये नया उपभोक्ता सामना करने वाला एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जो उपभोक्ता का सामना करेगा। नाम क्या है, पिन कोड नाम है इसका। यह डिजिटल ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क के लिए भारत के ओपन नेटवर्क का एक हिस्सा होगा। उद्देश्य क्या है इसका,
फोन पे का है पिन कोड, उद्देश्य क्या है, ई कॉमर्स की शुरुआत जो है उसको मजबूत करना, ठीक है। पिन कोड एक खरीदार ऐप है, हाइपर लोकल कॉमर्स पर केंद्रित है, गूगल पे और ऐप स्टोर दोनों पर ही ये डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। गूगल पे और ऐप स्टोर दोनों पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पिन कोड। फोन पे के संस्थापक समीर निगम है, मुख्यालय महाराष्ट्र है, स्थापना 2015 में हुई थी। तो हम याद कर सकते हैं, समीर से आपने बोला फ़ोन पे कर दो, कितना 2015 रुपये। तो उसने बोला कि अच्छा पहले पिन कोड दो, तुमने कहा कि हम इतने महान नहीं है कि तुमको पिन कोड देते। महाराष्ट्र, मुख्यालय इसका महाराष्ट्र। चलो अगली न्यूज़, एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान, तो डिजिटल दुकान किसकी है, एक्सिस बैंक की है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, व्यापारियों को विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाना। एक्सिस बैंक भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र, तो तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। दो और कौन से हैं आप लोग मुझे जरूर बताओगे, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसा कुछ है नहीं, ऑनलाइन गूगल बाबा है ना, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। बैंक की स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में, पहले इसको एक्सिस बैंक को 1993 में जब इसकी स्थापना हुई तो यूटीआई बोलते थे, और इसका 2007 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एक्सिस बैंक। अब वहीं पर अगर हम वीज़ा की बात करें, वीज़ा की स्थापना 1958 में हुई थी, बैंक अमेरिकार्ड के नाम से जाना जाता था, बाद में 1976 में इसका नाम बदल कर वीज़ा रख दिया गया, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इसने बताया। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है, 2023-24 के लिए 5.9, 2024-25 के लिए 6.3। गोल के पी लेना इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IMF भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है, 2023-24 में 5.9 और 2024-25 में 2024-25 के लिए 6.3, ठीक है। IMF के एमडी कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मुख्यालय वॉशिंगटन में है। IMF के सदस्यों की संख्या 190 है। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, एक बात बताओ, क्रिस्टालिना को क्रिस्टल से कर लो, क्रिस्टल कौन खरीद पाएगा, जिसके पास मुद्रा होगी, याद हो गया कि नहीं, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी प्रशासनिक राजधानी है किसकी, USA की, वहीं पर ही है इसका भी हेडक्वार्टर। और 23-24 में 5.9 है, अभी कितना 24-25 में कितना होगा, 63 पॉइंट लगा लेना, 6.3। आगे आते हैं, खेल की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रा प्री 2023 रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रा प्री 2023 रेड बुल के ड्राइवर है, नाम क्या है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, ठीक है। आयोजित कहाँ पे हुआ, आयोजन कहाँ, मेलबर्न ग्रां प्री सर्किट ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है, क्या है ये, अरे ड्राइवर की बात आई तो कुछ ड्राइव करने वाली ही होगी ना, तो एक मोटर रेस है। 1928 में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष, 1928 से 1928 से ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। 1928 डेट और भी इम्पॉर्टेंट है कई सारी चीज़ों के लिए, अगर आप हिस्ट्री सही से पढ़ते होंगे तो समझ में आएगा आपको। फॉर्मूला वन ग्रुप का स्वामित्व लिबर्टी मीडिया नामक एक विशाल अमेरिकी मास मीडिया कंपनी के पास है। तो फॉर्मूला वन ग्रुप का स्वामित्व किसके पास है, लिबर्टी मीडिया। ये कहाँ का है, अमेरिकी मास मीडिया कंपनी है, उसी के पास है, ठीक है। अगली है न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री कौन जीता है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, और ये रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है। कहाँ पे आयोजन हुआ था, मेलबर्न ग्रां प्री में। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने 2023 स्पेन मास्टर्स में महिला खिताब जीता है। नाम बहुत खतरनाक है, देखते हैं कैसे याद हो सकता है। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने क्या किया, स्पेन मोटर्स 2023 स्पेन मोटर्स में महिला खिताब जीता है। महिला है, इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया की। उन्होंने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को, तो पीवी सिंधु को क्या किया, पराजित किया इन्होंने, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को, और तुंजुंग, ठीक है। तो शिया से जंग हुई, सिंधु
हारी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो शिया यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है। जंग हुई, जुंग है ना, तुनजुंग, जंग हुई, तन के जंग हुई। और सिंधु हार गई, सिंधु भारत की है, पीवी सिंधु, स्पेन मास्टर्स में महिला खिताब जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। आयोजित कहाँ पे हुआ था ये देखिए, मैड्रिड, स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, सबको पता है। बैडमिंटन की उत्पत्ति भारत में हुई है, इम्पॉर्टेंट, सब आप लोग जानते ही होंगे, सबको पता है ये चीज़। बैडमिंटन की उत्पत्ति भारत में हुई है, जहाँ 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में पेश किए जाने से पहले इसे पूना कहा जाता था। तो पूना बैडमिंटन की जो उत्पत्ति हुई भारत में हुई है, 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में पेश किए जाने से पहले इसे क्या बोला जाता था, पूना बोला जाता था। उसके बाद से क्या बोला जाने लगा, बैडमिंटन बोला जाने लगा। बैडमिंटन में वर्तमान में चीन प्रमुख शक्ति है। बैडमिंटन में वर्तमान में कौन, चीन प्रमुख शक्ति है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से ओलंपिक बैडमिंटन में दिए गए 34 स्वर्ण पदक में से 18 जीते हैं। 34 में से 18 किसके पास हैं, चाइना के पास हैं, ठीक है। स्पेन दुनिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या का घर भी है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या का घर है। कौन, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, ठीक है। अगला आते हैं, MS धोनी, युवराज सिंह, मैथिली राज, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। आजीवन मानद आजीवन सदस्यता कौन कौन, धोनी, युवराज, मैथिली, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की, कौन से, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। ये नाम याद रखिएगा। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब लंदन इंग्लैंड में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। कहाँ पे, लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। MCC याद रखिएगा। M मतलब मैरीलेबोन, C मतलब क्रिकेट, C मीन्स क्लब, MCC के ये। तो धोनी, ठीक है, युवराज, धोनी युवराज बहुत फेमस याद रहेगा। मैथिली भी बहुत ये है, सुरेश रैना, झूलन, ये सबको कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लोगों को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पे है स्थित, क्रिकेट क्लब लंदन इंग्लैंड में। यह दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। स्थापना MCC की कब हुई थी, 1787 में, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। आ जाओ, अगला न्यूज़ है, अगला और लास्ट, विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया टूर्नामेंट। विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया टूर्नामेंट, विजेता कौन है इसका, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। कौन है, डी गुकेश। विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया टूर्नामेंट में डी गुकेश हैं। द्वितीय विजेता कौन है, उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसतारोव। नोदिरबेक अब्दुसतारोव ये जो है उज्बेकिस्तान से हैं। कुल संख्या भारत में ग्रैंड मास्टर्स की 81 हो गई है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व शतरंज में कौन है विजेता, भारत में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जी हैं। और उज्बेकिस्तान के दूसरे नंबर पे कौन है, उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसतारोव, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो समाप्त होता है वीकली करंट अफेयर्स का। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस तरीके के बेहतरीन वीडियोस और लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।